अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक और ताज़ा तरीन GIT की रिपोर्ट खरा सच की टीम को मौसूल हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, कराची में जारी मुख्तलिफ वाक़यात के ज़िमन में जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनमें से एक फ्रेश GIT की रिपोर्ट जो है वो खरा सच की टीम को मिल चुकी है। मैं आपको थोड़ी देर में उसकी तफसीलात बताऊँगा और आपको ये बताऊँ कि मुझे हैरानी है वज़ीर दाखिला के बयान के ऊपर, और कल रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी इसका अपने प्रोग्राम में एक जिक्र किया था कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलम छपने पे तो उन्होंने यहाँ पे हज़ारों अफराद के खिलाफ एक्शन कर लिया। 10 महीने से वो कानून की गिरफ्त में है और उनके खिलाफ अभी तक इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके, लेकिन उनको जेल में रखा हुआ है। एग्जैक्ट और बोल्ड TV के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन MQM के ऊपर और MQM के मुख्तलिफ रहनुमाओं के ऊपर, बिलखसूस MQM के कायद के ऊपर, अल्ताफ हुसैन के ऊपर इतने ज़्यादा शवाहिद आ चुके हैं कि जिनके ऊपर आंखें बंद करना अब मुमकिन नहीं रहा। अंधे को भी पता है कि हकीकत क्या है, लेकिन उसके बावजूद एक्शन नहीं हो रहा। सियासत और जमहूरियत जो है वो पनप रही है। यहाँ पे जून 2015 में BBC की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इंडिया MQM को फंडिंग कर रहा है, और ये भी कि इंडिया MQM के सैकड़ों कारकुनान को गुज़िश्ता 10 सालों से ट्रेनिंग दे रहा है, और 2005 और 6 के दरमियान MQM के कारकुनान इंडिया जाते रहे। बरतानवी पासपोर्ट हासिल करने के बाद अल्ताफ हुसैन इंडिया गए और वहां जाकर उन्होंने फिर इंडिया से ताल्लुकात और MQM के कारकुनान का इंडिया में जाकर न सिर्फ क़याम बल्कि पाकिस्तान को फोहश गलती करार दिया और MQM के कारकुनान को इंडिया में वापस लाने की दरख्वास्त भी कर डाली। और MQM के खुद अपने गिरफ्तार होने वाले कारकुनान ने अब बहुत दफ़ा इसका इंकशाफ कर लिया, चाहे सौलत मिर्जा हो, चाहे अजमल पहाड़ी हो, चाहे कोई और हो, कि वो किस तरह से इंडिया गए और इंडियन जासूस एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से उन्होंने तरबियत हासिल की और किस किस ने उनकी मदद की। और मेरे पास आज मौजूद हैं MQM के काफ़ी वर्कर्स की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स। और गिरफ्तार होने वाले MQM के कारकुनान ने इंकशाफ किया कि MQM के सीनियर रहनुमा जुल्फ़िकार हैदर और नदीम नुसरत, जो MQM के डिप्टी कन्वेनर हैं, उन्होंने किस तरह से लंदन से कराची में दहशतगर्द कार्रवाइयों की कार्रवाई की। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन नदीम नुसरत के ऊपर या और दीगर साथियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। और चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि जनाब महज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे ये नहीं किया जा सकता। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे उन लोगों की कहने के बावजूद नहीं किया जा सकता जो 20-20 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहे, तो फिर वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में एक फर्जी कॉलम छपने से जो हकाइक से दूर था, एग्जैक्ट और बोल के खिलाफ कैसे किया जा सकता है। लेकिन चौधरी निसार साहब, आपको रिफ्रेश करवाने के लिए, क्योंकि आप इंतहाई अच्छे वजीरों में आपका शुमार होता है और मैं नहीं बल्कि बहुत लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, BBC की एक रिपोर्ट के चंद इक़्तिबासात आपको दिखाता हूं, शायद आपको डेक्लन वॉल्श की स्टोरी से ज्यादा बेहतर लगे। Watch this. Hello, the BBC has learned that senior officials of one of Pakistan's biggest political parties, the MQM, told UK authorities in formal recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. The MQM has long been a dominant force in the politics of Pakistan's largest city, Karachi, but as Owen Bennett-Jones reports, pressure on the party is mounting. MQM party loyalists demonstrating their support for their leader Altaf Hussain on the streets of Karachi. But the leader of this political party lives in London. Altaf Hussain has been in the UK in self-imposed exile for over 20 years. He's now a British citizen. He says his party is secular, middle class and opposes religious extremism. And it does have a substantial electoral base in Pakistan. It's got 24 members in the parliament. But some say there's another side to the party that's now being investigated in both Pakistan and the UK. The BBC has learned from an authoritative Pakistani source that senior members of the MQM have told the British authorities in formal recorded interviews that the party was receiving funding from the Indian government. And to many Pakistanis, the idea that a major political party in Pakistan could be funded by India is deeply shocking. It's not just funding,
A senior Karachi police officer recently said 2 arrested MQM militants confessed to being trained in India. Both of these men have visited India many times, and during these visits they received training from RAW, the Secret Service of the Indian Army. Pakistani officials have told the BBC there are camps in India in which over the last decade hundreds of MQM activists have been trained in explosives, weapons and sabotage. When the BBC put those claims of funding and training of the MQM to the Indian government, it said the charges were completely baseless. The MQM said it was making no comment. Altaf Hussain still brings out the party faithful for his telephone addresses from London. But the MQM is facing a pincer movement from the governments in London and Islamabad. In March this year, the MQM's Karachi party headquarters were raided. Altaf Hussain said the police smuggled in these weapons and then pretended to find them. Back in the UK, police investigations began after senior MQM official Imran Farouk was stabbed to death near his home in North London in 2010. The murder case led to a money laundering investigation when police found £500,000 cash in MQM properties. Altaf Hussain and some other MQM officials have been arrested in relation to that case. Both London and Islamabad are cooperating with each other in the money laundering and murder cases, piling pressure on the MQM. And Pakistan is now granting the UK access to a suspect in the murder case. We have now been informed that either at the end of this week or at the beginning of next week, a team of Metropolitan Police will be coming here to interrogate that person. The inquiries here in London have been slow, and that's partly because there is so much at stake. The decisions being taken here are being very closely watched in Islamabad, in Delhi and in Karachi too. Owen Bennett-Jones, BBC News. हमारे पास फ्रेश GIT रिपोर्ट जो आई है मैं आपको बताऊं MQM अल्ताफ के मुल्जिम फैसल जावेद अराई और फैसल मामा डिप्टी डायरेक्टर इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को रेंजर्स ने कत्ल, टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली के इल्जामात में गिरफ्तार किया था। सिंध होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया 312015 डेटेड 2/11/2015 और SOL/1 एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी और इस इन्वेस्टिगेशन का सेशन 22/12/2015 22/12/2015 सब जेल मेथरम हॉस्टल आराम बाग के अंदर शुरू हुआ। इस इन्वेस्टिगेशन में GIT के मेंबर्स CID सिंध, IB कराची, सिंध ISI स्पेशल ब्रांच सिंध MI और पाकिस्तान रेंजर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। यानी इसमें मुख्तलिफ एजेंसीज थी शामिल और एक नहीं थी। और मैं GIT की चंद बुनियादी जो उसके अंदर इंकशाफात है वो आपको पढ़ के बताता हूँ। GIT का अक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। काजी सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमारे सीनियर तज्जियाकार हैं। काजी साहब, GIT की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्जिम फैसल जावेद उर्फ मामा फैसल ने मुख्तलिफ यूनिट से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर्स के नाम बताए। बयान के मुताबिक यूनिट नंबर 28 के टारगेट किलर्स अख्तर कुरैशी, फराज कुरैशी, दानिश लारा, दानिश मंसूरी उर्फ छोटा अली चिंगारी, अमीन उर्फ नादारी। यूनिट नंबर 34 के टारगेट किलर्स खावर शहजाद, शाहिद उर्फ पापा, मंजूर उर्फ मंजू, जुनैद, कामरान उर्फ कामी। और यूनिट नंबर 20 के टारगेट किलर्स नुमान राजौर, मुबीन, करीम अकरा, महमूद, इमरान प्याला, फरहान शेख और सुहेल खिलजी थे। यूनिट नंबर 21 के टारगेट किलर्स शहजाद कादरी, सरफराज जाफर, शकील उर्फ शक्कू, आरिफ उर्फ नाना, रिजवान बागी, अजीम खान उर्फ अजीम। GIT, अब मैं चाहूंगा कि आपकी स्क्रीन पे हम दिखाएं। बयान के मुताबिक ये टारगेट किलर्स लोगों को सुन्नी तहरीक, लियारी गैंग और दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक रखने की शक की बुनियाद पर अगवा करते थे और माची मियानी मार्केट, खारादर में गोश्त मार्केट, राजकोट अस्पताल वाली गली, मैंगो गोदाम, रनछोड़ लाइन, सेक्टर ऑफिस, बलोच पार्क और दीगर सुनसान जगहों पे मौजूद टॉर्चर सेलों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते
और कत्ल कर लाशें बोरियों में डालकर कहीं फेंक देते थे। जेआईटी में जो मुल्जिम ने इतराफ किया उसमें उसके बयान के मुताबिक 2009 में 90 अजीजाबाद में एक मीटिंग हुई जिसमें केटीसी आईसी हम्माद सिद्दीकी, केटीसी मेंबर फारूक सलीम, रंचोड़ लाइन सेक्टर इंचार्ज रिजवान राइन, सेक्टर इंचार्ज ब्रिंस रोड शकील चौधरी मौजूद थे। इस मीटिंग में बम धमाके का मकाम लाइट हाउस में तय किया गया और 90 में मीटिंग के बाद सेक्टर इंचार्ज रिजवान राइन ने सेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाई जिसमें खुद मुल्जिम फैसल जावेद और फैसल मामा के अलावा आमिर सरफटा, मुबशिर नकवी, अरशद कॉटन और सेक्टर मेंबर परवेज इकबा मौजूद थे। और रिजवान राई ने मीटिंग में मौजूद लोगों को बताया कि बम लाइट हाउस रंचोड़ लाइन सेक्टर पर नस्ब किया जाएगा। 90 मीटिंग होने वाली मीटिंग में सेक्टर इंचार्ज को हुक्म दिया कि रंचोड़ लाइन साबिक कमेटी मेंबर हबीब लंगड़ा लाइट हाउस में फैसबील कैंप मौजूद रहेगा, जबकि सेक्टर इंचार्ज शकील चौधरी और दीगर कारकुनान और सेक्टर मेंबर अली नकवी बोल्टन मार्केट में पोजीशन संभालेंगे। फिर इसमें बम के मवाद का बंदोबस्त, बम की तनसीब, धमाके के बाद की कार्रवाई, हथियारों की खरीदारी के मसलन केडीसी के मेंबर सिकंदर ने किस किस से हथियार खरीदे, अदायगी किस तरह से की, ये हथियार पानी के टैंकर में लाए गए और मलिक फैसल बिल्डिंग में रखे गए, ये सारी हफ्तेवार भत्ता वसूलियां, मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग, यूबीआरएल और आवान बमों की खरीदारी, एमक्यूएम अल्ताफ के यूनिट टीम्स के किलर्स की निशानदेही। काजी सईद साहब, इतना सब कुछ होने के बावजूद और जीआईटी रिपोर्ट्स होने के बावजूद, जीआईटी का मतलब कि तमाम एजेंसियां तो इसमें आ गई, फिर अभी तक इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अमल दरामद तो कभी भी नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं कि एक अरसे से जब भी हम ये इल्जामात देखते हैं तो बहुत खाक मीडिया में उड़ाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि ये जो आज आप कह रहे हैं अच्छी बात है, चलें इस हवाले से इसे पॉजिटिव समझ लें कि आज मैं और आप खुल के एक बड़े चैनल पे मीडिया पे ये बात तो कर पा रहे हैं, वरना अगर ये इन कराची से आने वाले लोगों को जिनको हम मिलते रहे या कराची में आम एक आदमी, उनके लिए ये इतनी शायद नई बात ना हो जितनी कराची से बाहर रहने वाले जो लोग हैं और जो एक बार हार्ड डिफेंड किया जाता था। मगर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, कल डॉक्टर सगीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने एक जगह कही कि हुजूर मामला ये है कि पहले तो इल्जामात आते थे बाहर से और आप कहते थे जी जुल्म हो गया हमारे ऊपर, अब इल्जामात अंदर से आ रहे हैं और अगर इल्जामात अंदर से आ रहे हैं और लगाने वाले वो लोग हैं जो बड़े क्लोज अंदर के थे, चाहे वो कमाल साहब हों, चाहे वो सगीर साहब हों, चाहे अनीस कायम खानी साहब हों, और सीना गजट जिस तरह चल रहा है, कुछ बड़े नाम और भी शायद आने वाले दिनों में सामने आएंगे। तो सवाल ये है, क्या हमारे पसंद के जालिम और पसंद के मजलूम है? क्या यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है? अगर ये हो रहा था और जो हो रहा था, हजूर किसको नहीं पता नहीं हो रहा था, आपको पता था हो रहा है, मुझे किसी जीआईटी से पहले हमारे इल्म में था कि ये हो रहा है। तो एक तो बात ये कि थोड़ी सी बाहर के इलाके के लोगों को इल्म होगा कि सियासत के नाम पर क्या मुसल्लत था कराची के लोगों पे और क्या बिपता थी उन पर, और अगर अब इसका कोई नतीजा निकल आए जो अभी हम एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। मुशर्रफ साहब जनाब, एक और जीआईटी आपको दिखाता पहले की है, और जब वो आई थी तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार तुम प्लीज जरा केयरफुल रहा करो और ये जरा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इतना खुलकर ना बात किया करो। एक मुल्जिम गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार हुआ, इसी तरह 4 एजेंसीज ने उसकी यानी इन्वेस्टिगेशन की और इंटेरोगेशन की, और उस बाद सिंध हाई कोर्ट में ये जीआईटी ऑफिशियली सबमिट की गई और उसमें उसने 7 जून 2013 को एमक्यूएम के मेंबर डॉक्टर खालिद अजीज, यानी कोड नेम उनका मौलाना अजीम, कनाडा के रहायशी, ने इसको फोन किया जो उसने बताया, और इन लोगों को या पार्टियों पर काम करे, कहा कि जो मौजूदा पार्टी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, और कहा कि अगर हम ये अब नहीं कर सकते तो फिर ये कभी भी नहीं कर सकते और जितना जल्दी मुमकिन हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। और मुल्जिम ने इतराफ किया कि डॉक्टर खालिद अजीज, जिनका कोड नेम मौलाना अजीम है, उसने उनको लिस्ट दी लोगों की जो हिट लिस्ट थी, और कहा कि जल्द अज जल्द वो इनके मुतालिक उससे स्काइप पे बात करेगा, बताएगा कि किसके मारने पे कितने पैसे मिलेंगे, क्या होगा। मुल्जिम ने ये हिट लिस्ट जाकिर हुसैन और आगा हसन, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे डिस्कस की गई। नंबर 1 ऑन दैट हिट लिस्ट इज एंकर ऑफ खरा सच मुबशिर लुकमान। इसमें 2 मीडिया वालों के नाम थे, एक मुबशिर लुकमान और एक शाजिब खानजादा, और बाकी जो मेंबर्स हैं जिनको मारना था वो अपनी ही पार्टी के हैं। मजे की बात है कि वो अपनी पार्टी के हैं। ये पर्सन्स ऑन हिट लिस्ट, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है।
आप तबसरा कर लें कि यार घर को आग लग गई, घर के चिराग से, ये किस किस्म के लोग हैं? अब देखें ना, ये है आपकी पर्सन्स ऑन हिट लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, जिनमें जो जाहिर है 2 नाम तो आप हैं और ये पहले दोनों हैं, पहले टॉप पे वही है। और इसके अलावा इससे पहले कुछ ये कोई नई बात भी तो नहीं है। आप मुझे बताएं कि जो वो न्यूज के जो साफी थे, क्या भला सा नाम था बेचारे, वली बाबर, उनका क्या बना? अच्छा, वली बाबर के जो मुबैना गवाह थे उनका क्या बना? अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताएं कि जो वली बाबर का कसूर यही था ना कि दिलेर आदमी था, ऑनेस्ट आदमी था और वो खड़ा रहा और बेचारा तब तक जब तक वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारा ना गया। और फिर इससे पहले आप मुझे बताएं कि जो पुलिस वाले थे, आपको पता है पुलिस वालों की बहुत बड़ी तादाद थी जो एक एक्शन में शामिल रहे, वो कहाँ गए? मगर सवाल हमारा तो सरकार से एक है, और वो ये कि हजूर ये आपकी बनाई हुई JITs हैं, तो अब हमें बताया जाए कि क्या सिर्फ सजा व जजा इस मुल्क के गरीब आदमी के लिए रह गई है? क्या जो है वो इनको कोई हाथ डालेगा या नहीं डालेगा? तो ये सवालिया निशान है। और अभी तो मेरे ख्याल में यूं लगता है कि एक सियासत का भी इसमें अंसर शामिल है मुबशर साहब, इस तरह कि अभी अब MQM में मेरे ख्याल में एक, जिसे कहते हैं ना, चेंज ऑफ गार्ड्स भी होने का हमें इशारा मिल रहा है। मगर अगर ये कराची के शहरियों के लिए बेहतर हो जाए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, कराची से जो मुझे बिजनेसमैन मिला विदाउट नेमिंग एनीबॉडी, मसल मैं आपको बताता हूँ, एक साहब मुझे मिले, वो कहने लगे जनाब एक हदायतनामा आ जाता है कि जी 10 बंदे हमारे भी रखने हैं आपने, तो हम कहते हैं जनाब 10 बंदे आज से रख लिए, चीफ ना लाया करें, ये अपनी तनख्वाह ले जाया करें। ये सारी बातें जब हम सुनते हैं बैठ के और फिर हम बयान नहीं कर सकते, और फिर हमें पता चलता है कि खैर वो अब तो वक्त नहीं रहा कि जब केबल्स बंद हो जाती थी, या अभी भी आई डोंट नो। आपकी सोच है। और केबल अगर अभी नहीं बंद हुई तो थोड़ी देर के बाद हो जाएगी, इस ब्रेक के दौरान हो सकती है, क्योंकि मैं दिखाने लगा हूं अल्ताफ हुसैन की जाती प्रॉपर्टीज और कुछ अकाउंट्स की तफसीलात जो इससे पहले शायद आपने ना देखी हो। अल्ताफ हुसैन के नाम पे प्रॉपर्टीज, जो उनका क्लेम है कि मेरे नाम पे अगर कोई चीज हो मुझे दिखा दो तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो अल्ताफ हुसैन, आज आपकी सियासत छोड़ने का वक्त आ गया है, मेरा आपको चैलेंज है एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अल्ताफ हुसैन साहब, आपने कई दफा नारा मारा है, मैं अल्ताफ हुसैन MQM के कायद से बात कर रहा हूं, आपने कई दफा नारा मारा है कि मेरी नाम की कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पे दिखा दो। मेरे पास कई हैं, आपको एक प्रॉपर्टी और कुछ अकाउंट्स आपके दिखा देता हूं, बैंक अकाउंट्स, और ये इसकी तफसीलात कंपनीज हाउस से ली मैंने, UK से। अगर ये भी गलत है और आपके खिलाफ कोई साजिश है तो प्लीज ये बता दें और ये साइन करके दे दीजिएगा एफिडेविट पे कि प्रॉपर्टी आपको नहीं चाहिए, और जिसके पास वो कागज हो वो उसके नाम हो जाए, मैं आपसे वो कागज वसूल करने आ जाऊंगा जहां पे भी आप कहेंगे। कंपनीज हाउस के मुताबिक यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट्स लिमिटेड ये कंपनी है, और इसका जो नंबर है 05828456, ये उसकी डिटेल्स हैं, आपका नाम लिखा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, अब मुझे नहीं पता आप इतनी साल के हैं छुट्टियां मिला के कि शायद इतने की होंगे। मेरे पास पूरी आपकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एजवेयर रोड के ऊपर, यानी उसकी डिटेल्स हैं। जो इसमें आपके अकाउंट्स हैं मैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जिसमें ट्रांजैक्शंस हुई, जिसमें आपके बिहाफ पे कभी तारिक मीर साहब ट्रांजैक्शन करते रहे MQM के, कभी और लोग करते रहे। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जिनको एक दिन के नोटिस पे अपॉइंट किया जाता था और एक ही दिन के अंदर उनसे रेजिग्नेशन भी ले लिया जाता था। आपके यानी एक वक्त में 1,16,784 पाउंड एक एक वक्त में आपके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूं कि आपके जो आपका अपना नाम डायरेक्टर्स के अंदर मौजूद है, मोहम्मद अनवर, जो जिनके ऊपर बड़े इल्जामात हैं और कारी इल्जामात हैं, उनके नाम डायरेक्टर के तौर पे मौजूद हैं यहाँ पे। और उसके बाद मोहम्मद आदिल सिद्दीकी, उनके नाम इसमें मौजूद हैं और उनकी तफसीलात हैं। फिर अब मेरे पास बैलेंस शीट है जिसमें आपके फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, क्रेडिटर्स, नेट करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल फंड्स, उन सब की तफसीलात हैं। ये भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब तो सियासत छोड़ दें, कुछ तो लिहाज करें इस मुल्क के ऊपर, और प्रीवियस डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज के नाम वो भी आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूं। दिखाएं जी अल्ताफ हुसैन साहब को, ताकि इनको पता चले कि हमारे पास सब कुछ है। और जनाब ये सारी तफसील आ गई। अब क्या कहेंगे, कौन सा काम करते थे, कौन सी नौकरी करते थे अल्ताफ हुसैन,
वाटर बोर्ड में थे, क्या थे? लेकिन एक मुझे हैरत जरूर होती है कि इन पे जिस तरह से केस चल रहा है एक अरसे से, और मुझे ना बड़ा शेडी सा लगता है इस वक्त जो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट भी है, उनका रोल भी इसमें, कि एक अरसे से मनी लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, लटकाए जा रहे हैं, और अब ये चीजें और आप सामने लेके आए। मगर अभी शायद एक बात आप हमें और बता सकें कि ये अमाउंट कोई 1 लाख पाउंड आपने बताया है। नहीं, वो तो एक वक्त में ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत है, बाद निकाल लेते हैं फौरन, आती है और फिर उससे निकल जाती है। तभी तो 4-4 लाख पाउंड जुराबों में से निकले हैं, फ्लैट में जब छापे पड़े हैं तो। हाँ, ये तो फिर ये सिलसिला, ये मतलब यू हैव टू, मगर फिर भी मैं ये कहूंगा कि मैं समझता हूं कि अगर ये सब कुछ चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था, तो एक बात तो तय है कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और ये जो उनकी ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये भी बड़ा शेडी सा मुझे लगता है। ये हो सकता है भाईजान वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आपके मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे। नहीं ठीक है, लेकिन हमें है ना कि बड़ा रूल ऑफ लॉ है, वहां पे आप कोई कानून नहीं तोड़ सकते, आप ये नहीं कर सकते। एक बड़ी कहानी बिकती है यहाँ पे जो प्रो वेस्टर्न लिबरल, नॉट अनलेस आप उनके स्टेट इंटरेस्ट को प्रमोट हाँ, कर रहे मतलब हैं। अगर आप याद करें, मैं यहाँ आपको पिनोशे की मिसाल दे देता हूँ, जनरल पिनोशे की मिसाल देता हूँ, अनटचेबल आखिरी वक्त तक, बहुत बड़े जराइम थे उसके चिली में, डिक्टेटर था बड़ा मशहूर, आपको याद। तो ये एक तो उनका भी इसमें हमें सिलसिला नजर आता है। मगर एक बात तो ये है ना, इसकी बात करिए तो हमें मेरे ख्याल में बरतानिया जाने की जरूरत नहीं है कि कराची में जिस अंदाज से 80s से लेके अब तक सियासत हो रही है, वो तो आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सिलसिला चलता रहा। जी अल्ताफ, आपकी सियासत छोड़ दें प्लीज। आपने जो कहा था कि अगर कोई दिखा दे कहीं तो मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, तो आपकी दस्तबरदारी का वक्त आ गया है। एक खत जो आपने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को लिखा, मैं आपको जरा वो खत पढ़ के सुना दूं और आपको दिखा दूं आपकी स्क्रीन पे, और फिर कल रात को जब आप मुत्तहिदा के लोगों को 90 तलब करेंगे सुबह को 3:30 बजे करीब और 11:30-12 बजे तक, जब तक आप सो नहीं जाएंगे या सो के उठ नहीं जाएंगे, तब तक वो बेचारे वहीं पे फोन के इंतजार में रहेंगे। उनको आप बताइएगा, उनके आगे गिड़गिड़ाइएगा। 23 सितंबर को आपने ये खत लिखा और आपने लिखा, ऑनरेबल टोनी ब्लेयर, मेंबर पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर of United Kingdom, 10 Downing Street, London, W1. Dear Prime Minister, Muttahida Qawmi Movement categorically stands against all sorts of terrorism, religious fanaticism and violence and favors genuine democracy. We can provide the following. Many demonstrations in Karachi, अब आपको पता चला, many demonstrations in Karachi in favor of the international community and provide unlimited resources of human throughout the towns and villages in province Sindh and the province of Punjab to some extent, to monitor the activities of fundamentalists and also to monitor the activities of madrasas, to ensure select groups to penetrate Afghanistan in the form of aid workers, so as to enhance the Western agencies' intelligence information capabilities. ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहतरम अल्ताफ हुसैन ने लिखा। In return for this assistance, we would seek assurances to achieve the following minimum objectives, which would be held essential for ourselves and for the good of Pakistan as a whole. Our objectives are as follows: equitable participation in the governance of Sindh, of the province of Sindh and the federation as partners genuinely. तभी बार बार मुत्तहिदा जाती थी और फिर उसको वापस बुला लिया जाता था, फिर जाती थी कलाबाजी खा के, जो मुस्तफा कमाल ने भी एक बात की। Equitable participation in all spheres of life, including education, employment, army and administration. That we would need local policing consisting of Muhajirs and Sindhis. That full autonomy be granted to the province with federation keeping only 3 subjects: defense, foreign affairs and currency control, and these sectors equal representation from provinces to be guaranteed. तब ये 18वीं तरमीम भी आई, इतनी वाइड मेजॉरिटी के साथ पास हुई, क्योंकि आपके आका जो थे उन्होंने आपके ऊपर टेंटवे दबाई आपके। ISI, Inter Services Intelligence Agency, the secret agency must be disbanded. Otherwise, the ISI will continue to produce many Osama bin Ladens and Talibans in future. मेरा मतलब है कि आपका आइन जो है बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि ऑनरेबल जुडिशरी एंड आर्म फोर्सेस के बारे में अगर आप कुछ कहते हैं कहीं पे, तो वो म्यूटनी के जुमरे में आएगा, क्योंकि आपने बहरहाल वो गलत किया, उसकी आपको इजाजत नहीं। और ये खत एक गैर मुल्की वजीर आजम को लिखा गया और उसको कहा गया, उससे मुतालबा किया गया कि हम तुम्हारे लिए हजूम इकट्ठे करेंगे, हम तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम तुम्हारे लिए एड वर्कर्स के भेस में खुफिया एजेंट्स जो हैं उनको अफगानिस्तान के अंदर दाखिल करेंगे, डिस्ट्रप्शंस करेंगे वहां पे।
बदले में तुम आईएसआई को उड़ा दो, उसको तोड़ दो, उसको डिसबैंड कर दो। एक बड़ी मजे की बात की थी। बात ये कि मैं एक दफा एजेंसियों की बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि हर एजेंसी का एक पैराडाइम होता है, एक सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है जिसके मुताबिक वो चलते हैं। CIA है, खाद है, मुसाद है, ISI है, और हमारी रिजर्वेशन भी होती हैं इनके हवाले से। ISI की जो रोल रहा है उस पर हमारी पॉलिटिकल एनालिस्ट की रिजर्वेशन भी रही हैं। लेकिन मामला ये है कि हम जब दूसरी एजेंसियों से हाथ मिला लेते हैं तो हम यही कह सकते हैं कि हुजूर अगर तो ISI को तो बाद में बात करते हैं, खाद, मुसाद और CIA से अगर आप कोई फलाह का काम शुरू करवा दें तो हम भी रिक्वेस्ट करेंगे ISI से कि जी आप यहाँ शजरकारी की मुहिम शुरू कर दें। हर एजेंसी अपना एक सिक्योरिटी पर। अब ये कितनी इत्तेफाक की बात है कि अगर तो MKM रॉ की एजेंट है, जैसे कि BBC ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये BBC ने कहा है, तो फिर ये पाकिस्तानियों आपकी बड़ी खुशनसीबी है कि रॉ के एजेंट जो हैं वो आपकी अब सफाई और गलियों की सफाई की मुहिम आज से वो शुरू कर रहे हैं। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक मैं बात मुबशर साहब आपसे जरूर करना चाहता हूँ। बात यह है, और वो एक साफी के तौर पे हमें करनी भी चाहिए। अगर ये लोग आए हैं, तमाम लोग, चले हम मान लेते हैं ऑन द फेस ऑफ इट जो भी मुस्तफा कमाल कह रहे हैं, जब तक ये जिस क्राइम की एंटरप्राइज का इन्होंने पॉइंट आउट किया और अंदर से आके किया, जब तक ये डिसमेंटल नहीं होती, हमारा मफाद किसमें है कि कराची के अवाम सुख का सांस लें, कराची के लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके घर चिट ना जाए। और ये जिस तरह आपने नाम लिया आमर लंगड़ा और न जाने क्या क्या कि जिनके जिम्मे थी टारगेट किलिंग, जब तक ये डिसमेंटल नहीं होता तब तक हमें शकूक व शुबहात ही रहेंगे कि ये क्या कोई नई दुनिया बन रही है। आपको मैं क्या दिखाऊं, आपको अजमल पहाड़ी का आपने नाम सुना? हाँ जी, कई दफा। अजमल पहाड़ी का आपको पता है कि उसने 1986 में MKM ज्वाइन की थी, और बस सेक्टर इंचार्ज भी रहा काफी। अब मैं अजमल पहाड़ी का आपको यानी कन्फेशन जो है वो सुना देता हूँ, वीडियो कन्फेशन आपको उसको सुना देता हूँ। उसके अलावा मैं कुछ और के भी आपको सुना देता हूँ। अच्छा, मुझे आप बताइए कि ये वो लोग हैं जो उनके पेरोल पे रहे, जो उनके यानी रजिस्टर्स पे नाम है, वो लोग हैं जो पकड़े गए, वो लोग हैं जिन्होंने बताया कौन सी वारदात किस तरह की, और मुझे और आपको शक हो, चौधरी निसार को शक हो, एग्जैक्ट और बोल वाला इनको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, दूसरे वाला इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि अजमल पहाड़ी और दीगर, वॉच दिस। कहने से मैं सिंगापुर गया था। अच्छा, वहाँ क्या किया आपने? सिंगापुर गया, सिंगापुर में जो है जिशान और मैं थे। वहाँ पर जो है नदीम नुसरत ने कोई बंदा भेजा था, जमील और जिम्मी। अच्छा, उन्होंने जो है पासपोर्ट लेके गए थे हमारा, उन्होंने वीजे और टिकट जो है वो बनवाए, और वहाँ से जो है हमारे को इंडिया के लिए जो है फ्लाइट करवाई थी। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में फिर सनी लड़का था एक, उसने रिसीव किया। फिर जो है हमारे को एक फ्लाइट में ले गया दिल्ली में, वहाँ रखा था तकरीबन 15 दिन हम रहे होंगे। फिर जो है वहाँ से हमारे को तकरीबन 4-5 घंटे के फासले पे था, बस के जरिए ले गए थे, तो जंगल था दिल्ली से दूर 4-5 घंटे। वहाँ पर जो है हमारे को ले गए, वहाँ कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ जो है हमारी जो है अपना ट्रेनिंग हुई थी ना, वेपन वगैरह की, और ये तो वहाँ पर 4 लड़के थे, और वेपन की थी क्लैशनकोफ, और ये पिस्टल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, MP3, G3, MP5, G3, इस तरह के होते हैं वेपन। यूं ही वली खान बाबर की गाड़ी रात 9:40 पर खाने चुरंगी पहुंची तो फैसल मोटे ने जिशान और फहमिद को वली खान बाबर को टारगेट करने का हुक्म दिया, जिस पर जिशान ने वली खान बाबर की गाड़ी के करीब जाके 9mm से फायरिंग करके इसे कत्ल कर दिया। वली खान बाबर को कत्ल करने के बाद वहां से फैसल मोटा और दूसरे लड़के वापस बफर जोन केवीआर पहुंचे, और वहां पे मुझे उन्होंने रिपोर्ट दी कि वली खान बाबर को कत्ल कर दिया है, जिसमें मैंने मोहम्मद खालिद उर्फ आमिर को फोन करके साउथ अफ्रीका बताया कि पेमेंट क्लियर हो चुकी है। उसके बाद मैंने तमाम लड़कों को कहा अपने अपने ठिकाने पर चले जाओ और अपने मोबाइल और सिम बंद कर दो। जियो न्यूज के रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल के बाद गिरफ्तारी के डर से अपनी पूरी टीम के साथ फैसल मोटे के साथ 90 पे रिपोर्ट हो गया था। मेरा नाम नाजिम हुसैन है, मुझे रूप शादी कहते हैं। मेरे वालिद का नाम सैयद काजिम हुसैन जैदी है। मैं मुत्तहिदा कौम मूवमेंट का पाक कॉलोनी सेक्टर का सेक्टर मेंबर हूँ। 14 नवंबर 2000
2012 को शाम तकरीबन 7:30 से 7:45 बजे सेक्टर इंचार्ज पाक कॉलोनी दिलावर खान ने एक मीटिंग कॉल की सेक्टर ऑफिस के अंदर। उस मीटिंग में राशिद जकरिया, वसीम कमांडो, शामी और मैं खुद और मुनव्वर शामिल थे। मीटिंग के दौरान दिलावर खान ने बताया कि 6 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक रिजविया सोसाइटी गुलबहार, कराची बुरोस वाली गली, बैटरी वाली गली और कश्मीरी इमाम बारगाह रिजविया सोसाइटी पर जो भी जुलूस वगैरह निकलते हैं उन पर फायरिंग करनी है और ग्रेनेड फेंकने हैं, ताकि कराची में अर्बनाइजेशन के हवाले से अल्ताफ हुसैन की बात सच साबित हो जाए और खौफ व हरास पैदा हो और इसका इल्जाम तालिबान और सिपाही साहबों में लगाया जा सके। इसके अलावा दिलावर खान ने बताया था कि वो 5 या 6 मुहर्रम को बताएगा कि किस जुलूस या किस इमाम बारगाह पे हमला करना है। उसने बताया था इस कार्रवाई के लिए अपने लोगों को काले कपड़े पहना के पहले तशी के जुलूस में शामिल करने हैं, जबकि अशद तफ्फू ग्रुप के ईरानी बिलोच टारगेट किलर बाहर से आकर कश्मीरी इमाम बारगाह, रिजविया सोसाइटी और इलाके के दूसरी जुलूसों पर फायरिंग और ग्रेनेड हमले करेंगे, जिसके रद्द अमल में जुलूस के अंदर अपने लड़के जवाबी फायरिंग करेंगे और ईरानी बिलोच टारगेट किलर की मदद करेंगे। इस कार्रवाई के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। जी, आप देख रहे थे काफी लोगों की कन्फेशंस हमने दिखाई। ये एक तो ये बात है और इसमें हम देखते भी रहे, सहूलत मिर्जा और दूसरे लोगों के भी आते रहे। असल में जो एक सेमी कन्फेशनल स्टेटमेंट मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर सगीर साहब की आई है, मैं गौर से सुन रहा था। एक जगह जहां वो जाके आप दीदा हुए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह बच्चों पे, किड्स पे, और वो हम बयान भी नहीं कर सकते कि उनके साथ क्या, और ये सगीर साहब कर रहे हैं। देखिए, आप सहूलत मिर्जा को भी डिनाई कर सकते, जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जो अब सगीर हेल्थ मिनिस्टर थे, और आप तस्वीरें जानते हैं कि किस तरह देवर ऑल, सारी लीडरशिप जो है वो एक तारीफ का एक पुल बांधती थी मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में, और वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जब ये लोग दे कम फॉरवर्ड तो हमें फिर सुनना पड़ता है। इससे पहले तो ये ना कि सहूलत मिर्जा थाने में थे जी, उनको जनाब उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट करा ली होगी, वो जितनी भी मलफूफ जबान में जो कन्फेशन इन्होंने किए हैं, इसके बाद मेरे ख्याल में सूरत हाल क्लियर हो जाती है और रियासत का फर्ज बनता है कि इसको और। काजी सईद साहब मेरे साथ ही हैं, एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पूछेंगे और चौधरी निसार साहब से ये पूछेंगे कि वो कब रॉ के एजेंट्स और पाकिस्तान दुश्मन लोग जो जमहूरियत की आड़ में हमारे दरमियान में मौजूद हैं उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कई साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं आपको दिखाता हूं कि आपके मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने MQM के बारे में मुख्तलिफ औकात पे क्या कहा, जिसमें सबसे पहले आपको वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयान दिखाऊंगा और फिर आप लोग फैसला करें कि जमहूरियत ताकतवर है कि क्रिमिनल माफिया। वॉच दिस। MQM को क्लियर कराना चाहिए पहले अपने आप को, और पाकिस्तान के अवाम में ये भी साबित करना बड़ा ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं या वो अपने मिलिटेंट विंग्स के ज़रिए से, अस्करी बाजू के ज़रिए से वो दहशतगर्दी में ही रहना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, माफ़ कीजिएगा मैं बात सच करता हूँ, दहशतगर्दी जो है उस वक्त उसकी बुनियाद डाली गई जब MQM ने सियासत में कदम रखा। उससे पहले कभी पाकिस्तान में दहशतगर्दी वाली सियासत नहीं थी, और कराची का अमन उस वक्त खराब हुआ जब कराची में MQM का वजूद हुआ है। वो पाकिस्तान चाहते हैं, ये नहीं कि छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू वजीर बन जाए और गवर्नर बन जाए। कराची में गवर्नर कितने 18 कत्ल करके बैठा हुआ है। बाबर वारी को आपने देखा होगा, देखा हुआ आपने बाबर वारी को। मुझे टीवी के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, मैं बता रहा था, मैंने कहा अल्ताफ हुसैन की, कहता अल्ताफ हुसैन तो इमरान भाई आप कहाँ और अल्ताफ हुसैन का हूं। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 240 कत्ल किए हुए। सिर्फ सिंध का सूबा ऐसा है कि जिसमें पार्टी कारकुन गवर्नर है, जिसके खिलाफ कत्ल के मुकदमात थे, वो फरार होकर लंदन चला गया था, वापस बुलाकर उसको गवर्नर बनाया गया है। ये बिल्कुल दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी है, MQM की सतह पर फाशिज्म है, और फिर हकीकत इन्हें कोई हक ही नहीं पहुंचता, कोई इख्तियार ही इनको नहीं हासिल होना चाहिए कि अवाम के ऊपर ऊपरानी कर। 12 रबीउल अव्वल को निश्तर पार्क में जो कत्लेआम हुआ था, कितने कमीशन बने हैं उसके?
हर कमीशन ने एक ही रिपोर्ट दी है कि एमक्यूएम रिस्पॉन्सिबल है, रिपोर्ट ही उसकी नहीं आती। इसी 100 दफा ज्यादा अल्ताफ हुसैन बदमाश है, क्रिमिनल है, उससे ज्यादा जो है माओ की गोदे उजाड़ी है। जब गवर्नर को गवर्नर बनाया गया था उस वक्त भी वो भगोड़ा था, वांटेड था, उसको उधर गवर्नर बनाया। फसाखोरी, दहशतगर्दी, बुरी बदमाशें, ये किसने जन्म दी है, ये कहां से आई है? अभी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वली खान बाबर की निकालें। अगर एमक्यूएम का नाम ना हो तो जो मेरी सलाह मेरे लिए मुतय्यन करें। I want to indicate that the primary concern I have and the primary concern of most Pakistanis living in Britain is this: why is Altaf Hussain being allowed from a sofa in Edgware to conduct a terrorist campaign and a campaign of extortion of businesses and citizens in Sindh? And why was he given British citizenship? It is an extraordinary thing, Madam Deputy Speaker, in the middle of a so-called war on terror, that a bloody reign of terror in a major Pakistani city, and there are millions of Pakistanis who are citizens of our own country, a terrorist cell is operating from Edgware in the form of the MQM. Every day, Altaf Hussain, a British citizen, addresses his puppets in Karachi, giving them instructions on how they should govern, including how they should handle peaceful demonstrations. और आप हैं कि कमीशन की रिपोर्टें मानते नहीं। चौधरी साहब, अब तो मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आपको मैंने सुना दिया, अब क्या कहेंगे? देखिए, ये जितने दोस्त हमारे और हमारे अजीम सियासतदान बोल रहे थे, मुझे लगता है कि ये एक जाइंट कन्फेशन था इस मुल्क की सियासत की बैंकरप्सी का, कि ये आलम है आपका, ये आप सबकी राय है कि जो, और मैं आई फुल्ली एग्री, नवाज शरीफ साहब से एग्री करता हूं कि ये जब ये जो एमक्यूएम के जन्म की उन्होंने बात की, जनाब ज़ियाउल हक साहब ने ये बनाई थी, और बहुत सी और भी चीजें उन्होंने बनाई थी जो सारी पार्टियां आपस में फर्स्ट कजन है इस वक्त और इस मुल्क में मौजूद है हर सतह पे। तो अब ये बेसिकली कन्फेशन मैं नहीं कर रहा। कितने बड़े आपने बड़े कदावर लोगों के आपने कन्फेशन, और सबसे बड़े कदावर शख्सियत तो जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की थी। तो मैं समझता हूं अगर ये है तो ये उनका सबसे पहले फर्ज है, और हमारा हक है कि यहां आप दूध का दूध और पानी का। प्रॉब्लम एक और है काजी साहब के बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री, उसके ऊपर ना सिर्फ मुत्तहिदा ने कोई उनके ऊपर केस किया कि जनाब ये गलत है, डेफेमेशन का केस वहां इंग्लैंड में तो बड़ा आसान है, बड़े आराम से आप जाके कर सकते हैं। यानी अगले के पास शवाहिद हैं आपके रॉ के एजेंट होने के और दहशतगर्द होने के, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के, तभी बीबीसी को नहीं किया। और उससे बढ़कर क्या मैं बताऊं आपको, हजूर अनवर, इंडिया की हुकूमत ने नहीं सू किया बीबीसी को, वो तो कर सकती है ना। चलो अगर एमक्यूएम गरीब जमात है तो हुकूमत हिंदुस्तान तो नहीं गरीब। नहीं, ये जो जॉर्ज गैलवे ने अभी बात की है, ये जॉर्ज गैलवे ठीक है, मेंबर पार्लियामेंट, एक बड़े बाइज्जत आदमी है, बड़ा नाम है इनका बाद हवालों से, तो उनकी एजेंसीज को नहीं पता था। देखें ना, उनकी भी चश्मपोशी देखें। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये कराची को कंट्रोल करना थ्रू जो बरतानिया है, ये पूरा एक गेम हमने जो देखी, उसी के नतीजे में सब कुछ हुआ है। और ये खैर स्कॉटलैंड यार्ड को तो मैंने खुद बनफ्से नफीस, मैंने मुबश्शिर लुकमान ने लंदन में जाके एविडेंस दी है कि जनाब ये धमकियों के, ये कत्ल गारत के, ये इजाजत दे दें एक फिक्रा बोलने की। बात ये है हुजूर, बात ये है कि अब हमारे लिए भी एक पहले एसेट होते हैं जो, वो फिर कुछ हमारे लिए तो शायद वो लाइबिलिटी बन गए हैं, अभी वो एसेट ही हैं। अभी मेरे लगता है MI5 और जो बाकी इदारे हैं वो एसेट से लाइबिलिटी नहीं बने। तो यहाँ ये होता, ये सबक है हमारे लिए पिना। देखिए आज जिस अजाब में हम मुब्तला है, मैं थोड़ा सा एक फिक्र में बात खत्म करता हूं कि आप जेन्युइन पॉलिटिकल तहरीकों को स्कटल करने के लिए, तोड़ने के लिए जो अरेंजमेंट्स करते हैं, वो भयानक जुर्म पर मुंतज होते हैं और उसका खमियाजा आवाम भुगतते हैं। आपको यार कितनी GID नदीम उर्फ नद्दू जो 1997 में लाहौर के अंदर गिरफ्तार हुआ था, उसका याद है आपको केस? बेशुमार। नदीम उर्फ नद्दू ने यह बयान दिया कि अल्ताफ हुसैन ने बराए रास्त उसको अजीम तारिक को कत्ल करने का हुक्म दिया था। अब देखें, ये और सौलत मिर्जा के बयान दोनों जो है ना बड़े अहम है, क्योंकि सौलत मिर्जा और नदीम उर्फ नद्दू वो हैं जिन्होंने किसी ये थर्ड पर्सन के थ्रू नहीं कहा कि जी मुझे काजी साहब ने कहा, मुझे बशर ने कहा कि भाई ये कह रहे हैं ये कर दो। इनका अल्ताफ हुसैन ने मुझे कहा फलां को कत्ल करने का, वो सारा आपके पास मौजूद है मजिस्ट्रेट के आगे, सबके आगे इकबाली बयान है। अब मुझे बताएं आपके पास क्या कसर है कि ये पीछे? अच्छा, एक तो इकबाली बयान हो गया ना, ये अभी जो तो आपने इतने बड़े लीडर्स के बयान चलाए हैं,
अब ये क्या सियासत, ये क्यों आज तक चश्मपोशी होती रही? देखिए इनसे पहले भी तो वजीर दाखिला थे, उनको नहीं पता होगा, उससे पहले एक वजीर दाखिला उसने ये कहा नदीम और नदूने के ना सिर्फ अजीम तारिक बल्कि 208 कत्ल उसने इतराफ किए जो अल्ताफ हुसैन के कहने पर उसने किए, और न जाने अब कहां है, हमें वी डोंट नो अबाउट हिज। और ये जमहूरियत को खतरा लाहक है। नहीं, जमहूरियत को तो ये खुद खतरा है। देखें, जब आप इस किस्म के नज्म और नस्क को की मौजूदगी में आप जमहूरियत भी करते रहे और चश्मपोशी भी करते रहे तो आप खुद खतरा है। जैसे मैंने कहा कि ये एक हमारी फिर बैंकरप्सी रही है। बेसिकली तो आपको ज्यादा पता है भाई, एजेंसियां आपके अंडर हैं, आप हुक्मरान हैं, हम तो साफ ही इधर से खबर उठाई उधर से उठाई, आपसे बात सुन ली, अखबार में पढ़ ली, ठीक। आपको जब ये पता था कि ये इस तरह से हो रहा है तो आप क्या करते रहे? 3-3 बार आप हुकूमतों में रहे हैं और आज फिर किसी वजह से आप सामने आ रहे हैं, तो चलें, अच्छी बात है। इसका दूध का दूध और पानी का पानी का। सही साहब, थैंक यू वेरी मच। चाहते जाते मैंने करनी है चौधरी निसार से, ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर है हमारे, और चौधरी निसार की मैं 2 वजूहात से कदर करता हूँ। एक तो यह कि वो अपनी बातों को लगी लिपटी नहीं रखते, वो जो बात करते हैं सामने आके करते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमने बड़ा कोशिश की कि हम निकालें कि इनके ऊपर कोई गबन की, चोरी की या कोई 2 नंबरी की निकले चीज़, तो चौधरी निसार का दामन यानी जहाँ तक मैं इस दौरे हुकूमत की बात कर सकता हूँ, उससे पहले मैंने कभी तफ्तीश नहीं की, बिल्कुल क्लीन है और उनके हाथ भी साफ है। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ चौधरी साहब कि शाहिद हयात जो आपकी पावर्स लेके पाकिस्तान में उन कंपनीज को बंद करवाता है और उन लोगों को अंदर करता है जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, रेवेन्यू लाते हैं, और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पे केसेस नहीं बनाऊंगा, वरना मैं तुम्हारा इबरतनाक हशर कर दूंगा। वो शाहिद हयात जो है वो अभी तक आला ओहदों पे फाइज है और लोगों को वहां पे डराता फिर रहा है। और एग्जैक्ट ऑफ बोल के मुलाजमीन का कसूर ये है कि डेक्लन वॉल, जिसको खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पर्सोना नॉन ग्राटा कहा था, और ये कहा था कि ये वो स्टोरियां देता है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तानी इंटरेस्ट के खिलाफ है। उसकी स्टोरी के ऊपर तो 9000 लोगों को बेघर कर दिया, कितनों को दर्जनों को कैद कर दिया, उनके घर वालों पे, उनकी औरतों पे पर्चे कट गए, उनका यानी बेरोजगार कर दिया, चूल्हे बंद हो गए। लेकिन इधर MQM के ऊपर जितनी मर्जी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ जाएं, हमें यह सुनना पड़ेगा कि इसके ऊपर GIT नहीं बन सकती या इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। सर, ये सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इस हुकूमत की कारकर्दगी और इसकी लेजिटिमेसी पे आ जाएगा अगर दहशत गर्दों को, जिनको तमाम दुनिया बशमूल हमारे वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने दहशत गर्द कहा, अगर वो खुलेआम दंदनाते रहे। सोचने की बात है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।